दिस डे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं राज कॉमिक्स से संजय गुप्ता। राज कॉमिक्स को मैंने अपने पिताजी और भाई के साथ शुरू किया और उसके बाद जो क्रिएटिव पूरा राइटर्स का, आर्टिस्ट का और पूरी कॉमिक्स को तैयार करने का जिम्मेदारी मैंने पिछले 38 सालों से उसको निभाया है। देखिए, ये जो भारतवर्ष में कॉमिक्स का प्रचलन है ये 70-60 से शुरू हुआ और शुरुआत में आप देखेंगे अमरचित्र का था, जिसके अंदर की हमारे जो मैथोलॉजी और इस तरह की कॉमिक्स आती थी। उसके बाद धीरे धीरे बाजार बना और उसके अंदर अपनी डायमंड कॉमिक्स आई और डायमंड कॉमिक्स ने कार्टून कॉमिक्स और इस तरह की कॉमेडी कॉमिक्स लाना शुरू किया। साथ ही साथ मनोज कॉमिक्स आई, जिसके अंदर परिकथाएं और इस तरह की कॉमिक्स आती थी और एक ख़ास तौर से हमें एक जिक्र के काबिल है पेंटम और ये सब कॉमिक्स आती थी अमेरिका कॉमिक्स के नाम से, जिन्हें कह सकते हैं कि उधर से कुछ विदेशी सुपर हीरोज़ वगैरह आते थे, लेकिन बहुत ही कम उसमें था। और जिस समय कॉमिक्स का बाज़ार बढ़ने लगा तब तक इंडिविजुअल कॉमिक्स जो थी वो बैकफुट पे चली गई थी और पब्लिकेशन उसका धीरे धीरे कम होता चला गया और फिर बंद कर दिया गया। उस समय हम कोई 14-16 साल के थे और बचपन से ही, क्योंकि हमारा अपना पब्लिकेशन हाउस था, रीडिंग की हैबिट्स हमारी बहुत ज़्यादा थी। हर समय कुछ ना कुछ पढ़ने को हमें मिलता था, तो जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो हमें चित्रकथाएँ पसंद थी। तो उस समय जहाँ भी जिस भी रूप में चित्रकथाएँ उपलब्ध होती थी हम पढ़ते थे, चाहे वो चंदा मामा हो, नंदन हो, चंपक हो, जिसके अंदर भी चित्रों की ज़बानी कुछ भी होता था वो हमें सबसे ज़्यादा लुभाता था। इसके अलावा जो भी और भी जो चीज़ें थी पढ़ने के लिए उपलब्ध वो सब हम पढ़ा करते थे। तो हमने अपने बचपन में सारी अमर चित्रकथा पढ़ी, जिससे काफ़ी कुछ हमें माइथोलॉजी का ज्ञान मिला और हमारे जो दूसरे हीरोज़ हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन सब के बारे में नॉलेज मिली। और उसके बाद इंडिविजुअल कॉमिक्स भी हमने पेंटम वगैरह ये काफ़ी कुछ पढ़ी थी। साथ ही उस समय एक सीरियल आता था संडे के दिन टीवी पे, स्पाइडरमैन, और उसे देख के हमें बहुत अच्छा लगता था और वहाँ से हमें एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम अपना एक सुपर हीरो हिंदुस्तान का खुद बनाए और खुद पब्लिश करें। तो हमारे जो मेरे ब्रदर हैं मनोज गुप्ता और मेरे पिताजी हैं राजकांत गुप्ता, हम लोगों ने बैठ के इस सुपर हीरो को लाने की पूरी प्लानिंग की, कौन सा सुपर हीरो होना चाहिए। और मज़ेदार बात यह है कि उसी समय हमें एक ऐसे सुपर हीरो की कल्पना जो हमारे दिमाग में थी कि ये ग्लोबल होना चाहिए। जैसे हम आज अमेरिकन सुपर हीरो को यहाँ देख रहे हैं टीवी पे, वैसे ही हमारे सुपर हीरोज़ को विदेशों में भी देखा जाए। तो ये एक कल्पना थी और इसको हमने आपस में डिस्कस किया काफ़ी देर कि कौन सा ऐसा सुपर हीरो हो सकता है जो कि एक हिंदुस्तानी पहचान के साथ पूरे विश्व में पहचाना जा सके। तो वो सारे का सारा जो हमारा आपसी कन्वर्सेशन था, रिसर्च वर्क था, वो नागराज पे जाके टिका। हमें लगा कि हमें नाग सुपर हीरो बनाना चाहिए और नाग जो है हिंदुस्तान की आत्मा है। हमारी माइथोलॉजी में भी उसका बहुत बड़ा स्थान है, शंकर जी के कंठ पे विराजमान है, तो विष्णु जी की शेष शैया है। तो ये इतनी जो एक डेप्थ थी नागों में और जो हमारे सुपर हीरो में हो सकती थी उसको उसने हमें बहुत ज़्यादा लुभाया और हमने कोशिश करनी शुरू कर दी उसी दिन से इस सुपर हीरो को क्रिएट करने की। देखिए, हमारी शुरुआत जो मैंने बताया कि हमने सोचा था कॉमिक्स हमने निकालनी ही शुरू की थी नागराज के लिए, और इसका पहला कॉमिक्स का जो नंबर है वो है 14 नंबर है। अब 14 नंबर पे वो क्यों आया, उससे पहले 13 कॉमिक्स क्यों छापी गई, क्योंकि इसको बनने के लिए हमें जो हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े आर्टिस्ट की तलाश थी
उनको कन्विंस करने के लिए श्री प्रताप मलिक जी, और उन्हें कन्विंस करने के लिए, आइडिया को उन तक पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए ये सब, और एक अच्छी कहानी लिखवाने की, इन सब में वो 13 कॉमिक्स उससे पहले प्रकाशित हो गई, जो कि उतनी मुश्किल नहीं थी। तो गगन, विनाशदूत, ये 2 सुपर हीरो नागराज से पहले प्रकाशित हुए हैं। इसमें सारी मान ले गए। और गमराज के बारे में मेरे पास कॉन्सेप्ट आया था कि एक लड़का है और हर समय या तो गम उसे ढूंढ लेते हैं या वो गमों को ढूंढ लेता है, और इसके अंदर राइटर चाह रहा था कि इस कॉन्सेप्ट में वो कॉमेडी क्रिएट करे। तो शुरुआत में मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि ऐसे कैसे कि एक गमों में डूबा हुआ है जो हमेशा नए नए, लेकिन बाद में वो चीज़ बहुत अच्छी निकल के आई, क्योंकि ये लड़का जो हमारे समाज के अंदर जो भी दुखी है, ट्रेजिक है और ट्रॉमा है, उन सबको वो लेके आता है, और किस तरीके से उनको एक हल्की फुल्की हंसी मजाक में उन चीज़ों से कैसे बाहर निकला जाए, वो पाठकों से काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट हुआ करेक्टर। इवन मेरे से बहुत लोग उस टाइम पहले हमने उसे बंद कर दिया, तो उसकी काफ़ी डिमांड है आज भी कि यमराज को दोबारा लेके आए, और मुझे लगता है कि यमराज एक अच्छी फ्रेंचाइजी हो सकती है फिल्मों के लिए भी और वेब सीरीज़ के लिए भी। तो लेट्स होप कि हम उस पर दोबारा से काम करें। देखिए, बांकेलाल एक राज कॉमिक्स का सबसे सफल कैरेक्टर था, और एक टाइम था जिसमें उसकी सबसे ज़्यादा कॉमिक्स जो हमने प्रकाशित करी, शायद 200 के करीब हमने कॉमिक्स प्रकाशित की थी। और एक दिन जब हम हैरान रह गए जब पता लगा कि बांकेलाल की कॉमिक्स जो है वो नंबर ऑफ़ टाइटल्स नागराज और ध्रुव से कहीं आगे थे, जब ये हमें पता लगा। उसके अलावा समय समय पे बहुत मज़ेदार चीज़ें पता लगती गई कि जो हमने मेलों में जाना शुरू करा, बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर वगैरह लगते थे, अलग अलग सिटीज़ में फेयर लगते थे। तो जब हम ये सोचा करते थे कि हमारे टीनेजर्स रीडर्स हैं, लेकिन जब हम वहाँ लोगों से मिले तो हम जान के हैरान लगे, तो उस समय 40-50 साल के लोग भी उस समय वो बांकेलाल को पढ़ रहे थे, और वो आके अपनी कॉमिक्स से जुड़ी हुई सारी डायलॉग्स, आई मीन जैसे मिलते थे वो हमारा पापड़ वाले को, और ये सब चीज़ें डायलॉग्स वो बताते थे। कॉमिक्स उन्हें याद थी कि किस कॉमिक्स में कौन सा मज़ेदार सी घटना थी, कौन से ऋषियों के अलग अलग नाम थे। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फल है बांकेलाल। तिरंगा को देखिए, हम दोबारा सर्वनायक सीरीज़ में लेके आए हैं, और उसका क्या कहेंगे, जीर्णोद्धार कर रहे हैं। कुछ उसके ओरिजिन वगैरह पे काम कर रहे हैं, कुछ उसके पीछे अभी लेखक नितिन मिश्रा जी ने और उनको कुछ उनकी ढाल में परिवर्तन किया, उनकी ड्रेस में परिवर्तन किया, उनके ओरिजिन में थोड़ा परिवर्तन किया। साथ ही उनको एक न्याय स्तंभ दिया है जिसके जो कि लीथल ना हो के नॉन लीथल वेपन है, और उससे कुछ वो शॉक देता है, बिजली के करंट वगैरह वो करता है। तो उस समय कुछ कहानियाँ थी जो हमारे दिमाग में थी कि औरत की कुछ कहानियाँ इस तरीके से लेके आई जाए। उस समय कॉमिक्स की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमिक्स जो जितनी भी कॉमिक्स आप ला सकते थे, जिस तरह की कहानी आप कह सकते थे, वो उतनी विधाओं को हम लोग भी एक्सप्लोर कर रहे थे। तो हालांकि हमारी परिकथाओं में जैसे राजा रानी की कहानियाँ होती थी, इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हॉरर में ये कहो कि क्योंकि उसमें एक्शन होता है, तो वो हमारे सुपर हीरो में भी एक्शन होता है, तो वो दोनों बहुत करीब के होते हैं। तो उन दोनों विधाओं में से हमने चूज़ किया कि हम हॉरर को लेके आएंगे, और थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस, ये इसका हमने एक नाम दिया कि ब्रांड नेम में जो है ये कहानियाँ पढ़ी जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी हॉरर सीरीज़ की कॉमिक्स आ रही थी बाज़ार में। तो हमने उसको एक ब्रांडिंग दे दी कि इस नाम से लोग बाग उसको डिमांड करेंगे। देखिए, वेस्ट से इंस्पायर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसकी शुरुआत ही स्पाइडरमैन का एपिसोड देख के हुई थी। और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सुपर हीरो की कोई कल्चर रही नहीं है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहले सुपर हीरोज़ थे, तो वो तो अपने विष्णु जी
शिव जी और हनुमान जी, लेकिन अब ये परसेप्शन है कि आप उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं, सुपर हीरो। और सुपर हीरो भी कॉमिक्स के यूनिवर्स में एक भगवान ही होता है जो वहाँ सेव करता है लोगों की जो आशाएं उन्हें बना कर रखता है, वही हम भगवान के रूप में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब है होते हुए भी आप जैसे मेरा मानना है कि वेस्टर्न कॉमिक्स, डीसी, मार्वल वगैरह ये एक यूनिवर्सिटी हैं। उस समय ऐसा कोई स्कूल नहीं था जो आपको उन थॉट्स को लेके आता या सिखाता। जो चीज़ जहाँ से इंस्पायर्ड हुई है उसको अगर हम क्रेडिट देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे जो शुरुआती जितने भी राइटर्स थे, जिस समय हम अपने इस कॉन्सेप्ट को, इस विधा को लेके आए सुपर हीरो पे हमें कॉमिक्स करनी है, बनानी है, तो उस समय हिंदुस्तान में जो ऑलरेडी काम कर रहे थे लेखक या जो आर्टिस्ट थे, तो वो लोग इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे थे। मोरलेस अगर हम अमर चित्त को देखें तो वो भगवानों की कॉमिक्स बना रहे थे, वो अपने स्वतंत्रता सेनानियों की बना रहे थे, दूसरे लीडर्स की बना रहे थे, दूसरे हीरोज़ की बना रहे थे। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर जब भी हम किसी राइटर के पास जाते थे, उससे हम डिस्कस करते थे, तो उन्हें काफ़ी कुछ हमें सिखाना पड़ा शुरू में कि सुपर हीरो क्या है। जितना हमारा ज्ञान था उसके हिसाब से हमने सिखाया उन्हें, और ऐसे ही चित्रकारों को भी बहुत कुछ सिखाना पड़ा हमें कि भाई किस तरह के एक्शंस होते हैं जो कि सुपर हीरो कॉमिक्स के लिए ज़रूरी हो। तो ये होल आइडिया था। हमने अपनी जितने भी सुपर हीरोज़ हैं उनको अपने हिंदुस्तान में जो कल्चर है, जो जो संस्कार हैं और जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से ही उसको आगे लेके जा रही। मूवीज़ को लेके, या जैसे शुरुआत हुई थी शक्तिमान के, सुपर हीरो शक्तिमान के जो एपिसोड आने शुरू हुए थे नेशनल चैनल पे, उस समय हमने कोशिश की थी और हमने अपने खुद से 4-4.5 एपिसोड लाइव एक्शन के बनाए थे, जिसमें भीष्म इंटरनेशनल मुकेश खन्ना जी ने भी 2 पायलट प्रोजेक्ट बनाए थे, 2 हमने खुद से बनाए थे। और लेकिन वो सब चीज़ें जब तक बन के तैयार हुई, सिस्टम कुछ बदल गए, कुछ आपके प्राइवेट चैनल्स आ गए, स्टार और ये सब चीज़ें आ गई, तो चीज़ें काफ़ी कुछ समय के साथ इधर हमारी कोशिश चल रही थी, उधर कुछ चीज़ें आगे जा रही थी। उस समय हम टीवी पे, नेशनल टीवी पे ऐड वगैरह कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ स्टिल्स में और कुछ एनिमेटेड एड्स चलाए थे। उस समय वीडियो कैसेट्स आती थी फिल्मों की, उसमें भी हमारा काफ़ी विज्ञापन रहता था। तो उसी दौरान हमने सोचा क्यों ना, और ख़ास तौर से सिनेमा हॉल्स में जो चलती थी रील्स, उस वो भी एड्स हम करते थे। तो क्यों ना हम उस समय सोनू सूद जी को हमने लिया था नागराज के रूप में बनाने की हमने कोशिश की थी। एक एक्शन सीन था, तो सोनू जी उस समय अवेलेबल थे और इनके साथ हमने ये काम किया। उसके बाद हमने ये एक टाइम पे जाके हमने ये सोच लिया कि हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, हम लोग अपना कुछ भी नहीं करेंगे और हम लाइसेंसिंग के उसमें रहेंगे। और उसके बाद भी कई जगह बातचीतें हुई हैं, जैसे कि आपको जानकारी होगी अनुराग कश्यप जी ने डोआ के लिए करा था इसका अनुबंध, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो भी नहीं हो पाया और तब से अभी तक चीज़ें चल रही हैं। अगर आप पूर्व में जाते हैं तो पुराने लोग थे, वो इस सुविधा को इतना महत्व नहीं देते थे। धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हुई, क्रिश आया, क्रिश सक्सेसफुल हुआ, फिर और कई सुपर हीरोज़ आए जो कि फेल हो गए। तो इंडस्ट्री काम करती है पैसों के हिसाब से, तो ये सब चीज़ें अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। जो भी समय लगा है वो समय मुझे लगता है एक्सप्लोरेशन पे है, डेवलपमेंट पे है, और अब जब भी ये चीज़ें पक जाएंगी तो नेचुरली हम सब इसको देख पाएंगे। नागराज और बुगापू कॉमिक्स आने तक नागराज की जो सेल्स थी, जो उसका पेन बेस था काफ़ी बड़ा बन चुका था, रीडर बेस काफ़ी बड़ा बन चुका था, कॉमिक्स हॉट केक की तरह बिकी थी। हमारी प्रिंटिंग प्रेस में बिना हमारे ऑर्डर दिए प्रिंटर छाप दिया करता था उसको, कि जैसे कि हमने उसका रीप्रिंट का ऑर्डर दिया 25,000 का, तो वो 1 लाख कॉमिक्स छाप के रख लेता था। तो उसको लगता था कि अभी मैं 25,000 बोल रहा है, अगले दिन फिर हम 25,000 हो गए तो क्यों ना 1 लाख ही छाप लो। देखिए, हमने जो काम शुरू करा था फॉरेस्ट का, वो हमने खुद कॉमिक्स के प्रशंसक थे, और जैसे जैसे एक प्रशंसक के दिमाग में और दिल में जो जो विचार उठते हैं कि अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए,
ये दोनों करेक्टर्स एक साथ आए तो क्या होगा, ये दोनों करेक्टर एक साथ मिल के फाइट करें तो क्या होगा, ये दोनों करेक्टर्स एक दूसरे से फाइट करें तो क्या होगा। आप अगर इसकी नागराज रूपी और आजकल इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो वही सारे के सारे चीज़ें हैं जो फैंस सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो हम लाते रहे समय से। जिस एज में रीडर्स जो था हमारा कॉमिक्स जहाँ से पढ़ना शुरू हुआ था, फिर नागराज की और राज कॉमिक्स जैसे इलाकों में पहुँची थी, और एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे फाउंडर बना था राज कॉमिक्स के नाम का। वही सब जितने भी रीडर्स थे वो अपने हायर स्टडीज़ में और हायर एजुकेशंस में और उसके बाद अपना करियर मेकिंग में चले गए। उनके जाने से धीरे धीरे जो मार्केट चेन थी वो थोड़ी सी ख़राब हुई, और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं, मतलब अगर वो लंबी अगर आपको डिस्कस करनी है तो मैं कर सकता हूँ। तो उसके कारण जब अब ये लोग वापसी आ रहे हैं जो अपने सेटल हो गए हैं, अब आज उनके पास अपनी ख़रीदने की क्षमता है, अपनी चॉइस से वो ख़रीद सकते हैं और पैसा भी है, वो लोग दोबारा से इसको कॉमिक्स को ख़रीद रहे हैं और दोबारा से आकर्षित हो रहे हैं। आप किसी भी शहर से 20 साल के लिए कहीं चले जाएं और दोबारा उस शहर को विज़िट करें तो आपको तो रास्ते जिसमें आप शायद 10 साल 20 साल पहले रह चुके रास्ते ही नहीं मिलेंगे। सेम जैसे मैंने बताया कि जो लोग अपने करियर मेकिंग में चले गए थे, जब वो वापस आके गली मोहल्ले में जब उनकी हर 100 मीटर की दूरी पर जो है एक कॉमिक शॉप हुआ करती थी, वो नहीं उसे पाते हैं। तो और जिस तरह का अब समय हो गया है, लोगों के पास टाइम नहीं है दूर दूर जाके ढूंढने का, यातायात की कई और चीज़ें हैं, तो उसके बाद उन्हें ये लगता है कि शायद ये जो बचपन का प्यार है वहीं कहीं खो गया है, शायद वो बंद हो गया है। और अब जब जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ते हैं तब उन्हें पता लगता है कि रेगुलर ये कॉमिक्स आ रही है, और अब ऑनलाइन स्टोर्स से मंगा सकते हैं। हमारे अपने ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ और ऑनलाइन स्टोर हैं जो कि इन सब चीज़ों को आज भी बहुत अच्छे से बेच रहे हैं। और जैसे कि हमारे सेलर्स थे वो बताते थे कि किस तरीके से सुबह 3 बजे 4 बजे बेसिकली सभी न्यूज़पेपर्स वगैरह का भी काम करते थे, वो अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता था। तो कॉमिक्स की इतनी ज़्यादा डिमांड होती थी या इतनी ज़्यादा उसके लिए जोश होता था कि सुबह 3 बजे 4 बजे उनकी शॉप पे जो है कॉमिक्स के लिए लाइन लग जाती थी। फिर वो बताते थे किस तरीके से कि हम उनसे अपना थोड़ा बहुत काम भी कराते थे, मतलब अपना सामान इधर उधर करवाना, शॉप को खुलवाना, साफ़ सफाई और ये सब करके, मतलब उसके बाद वो कॉमिक्स लेके जाते थे। उसके अलावा भी है फैंस यहाँ छोटी छोटी उम्र में हमारे ऑफिस के बाहर फैंस आके खड़े हो जाते थे। मतलब मैं तो हैरान रह जाता था, ऑफिस खोलता था, बाहर भाई खड़ा हुआ है और एकदम आके कहता था मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं रात भर से यहाँ पर आपके ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ। तो बहुत सारे फैन मूवमेंट्स हैं, मतलब इनकी कोई वो नहीं है लिमिट। नई बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और जो चीज़ें अभी रुकी हैं वो भी सब पूरी हो रही हैं। फिल्मों पे भी काम चल रहा है, एनिमेशन पे भी काम चल रहा है। और इसके अलावा मैं अल्फ़ा कॉमिक्स करके एक नई कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ कॉमिक्स के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो नए कैरेक्टर्स और भी नई तरह की कहानियाँ और लोग लेके आ रहे हैं, और ये इंग्लिश, हिंदी और अन्य भाषाओं में रहेंगी। और ख़ास तौर से इस पे हम वेब सीरीज़ और फिल्मों के लिए ही ये डेवलप कर रहे हैं। तो जल्दी आपको कई कैरेक्टर्स जो हम नए बनाए हैं वो देखने को मिलेंगे। आई थिंक अब हम कॉमिक कॉन में जा रहे हैं, अक्टूबर से शुरू हो रहा है कॉमिक कॉन, और हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, इनमें हम काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसके अलावा उनके मर्चेंडाइजिंग भी हम बना रहे हैं, ये सब भी आपको देखने को मिले। बाकी सब बढ़िया चल रहा।